बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 के लिए 8 और 9 के लिए चैप्टर नंबर 1 का 11वां लेक्चर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब भी हम ज़िक्र करते हैं इंसान की या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज़म की, तो ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज़म होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन देता है। ये किस चीज़ से बना है, इसकी यानी बेसिक यूनिट क्या है, वो बेसिक यूनिट पर किस चीज़ से बने हैं, यानी कौन कौन से स्मॉल कंपोनेंट्स कंबाइन होकर इससे ये इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज़म बनता है। ये पूरे लेवल जब हम स्टडी करते हैं इसको कहते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हम स्टडी करते हैं इसको कहते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिर्फ एक इंसान नहीं आता, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें हम इसको काउंट करते हैं। यहाँ पर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी उसकी बात करेंगे इसमें। तो पहली बात तो ये कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मुख्तलिफ लेवल्स आते हैं। यानी एटम से हम स्टार्ट करेंगे, एटम से, ये इसका पहला लेवल, और ये एंड पे हम जाएंगे आखिर तक, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास बनेगा। यानी एटम से लेकर पूरे यानी ऑर्गेनिज्म तक जितनी भी स्टेप्स आएंगे, ये सारे स्टेप्स अभी 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे। इसमें मुख्तलिफ जो लेवल्स आते हैं, जो स्टेप्स आते हैं, इसमें सबसे पहले लेवल नंबर 1, लेवल 1 का जिक्र हम पहले करेंगे। और लेवल 1 में आता है हमारे पास एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये पहला लेवल है। इस लेवल में हम यानी सबसे पहले तो आप वैसे भी जानते हैं कि एनीथिंग, मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर। प्रीवियस ग्रेड्स में आप पढ़ चुके होंगे व्हाट इज़ मैटर। मैटर की डिफिनीशन हम कुछ यूँ करते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has a mass is called matter. And has a mass is called matter. अभी ये मैटर है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? हम कहते हैं कि यानी इधर मैं लिखूंगा व्हाट इज एटम। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। दो डिफिनीशन। पहला डिफिनीशन था कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। फिर एटम किस चीज़ से बनता है? एटम जो मैटर किस चीज़ से बनता है, यानी मैटर की जो सबसे छोटे पार्टिकल्स है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। अभी एटम क्या है? एटम पहले तो साइंटिस्ट कहते थे कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया गया था, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ फर्दर उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने तस्लीम किया कि एटम्स में फिर मज़ीद कुछ स्मॉल पार्टिकल्स है। यानी 3 स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक हम 3 का जिक्र करेंगे। इसमें से एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हमारे पास प्रोटॉन, और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो वज़न रखता है और जगह घेर लेता है उसको हम कहते हैं मैटर। फिर एटम क्या है? यानी मैटर का छोटा पार्टिकल, उसको हम एक पार्टिकल, एक ज़र्रा, उसको हम कहते हैं एटम। एटम को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है।
इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हेडिंग में हमने लिखा था कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल, तो एटम और एटम में पे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये इसका फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पी यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ शेल्स, ये पहला शेल, फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा शेल, और फिर यहाँ पर तीसरा शेल। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एटम और ये इसके साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये एक एटम जिसको हम कहते हैं आयरन एटम, ये इसके साथ दूसरा एटम, ये इसके साथ तीसरा एटम, ये इसके साथ चौथा। यही मतलब ये कि बहुत सारे सेम एटम्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनता है एलिमेंट। इससे क्या बनता है? इससे बनता है एलिमेंट। यानी बहुत सारे एक जैसे एटम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनता है एलिमेंट। और एलिमेंट अभी तक तकरीबन 118 एलिमेंट्स केमिस्ट्री में यानी पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, 118 एलिमेंट। इन 118 एलिमेंट्स में से 92 जो है वो नेचुरल अकरिंग है, यानी 92 डिस्कवर हुए हैं नेचुरल अकरिंग, ये नेचुरल है, कुदरती पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो रहते हैं तकरीबन इसके अलावा जितनी भी रहते हैं 26 आई थिंक रहते हैं, यही 26 ये आर्टिफिशियल है। मुख्तलिफ ममालिक के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया है, इन्वेंट किए हैं ये 26 एलिमेंट्स। तो सेम एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं इससे बनता है एलिमेंट। और अभी तक कितने एलिमेंट है हमारे पास? 118 एलिमेंट्स है। इस 118 एलिमेंट्स में 92 नेचुरल अकरिंग है, और इसके अलावा जो 26 है ये आर्टिफिशियल है, यानी साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया है, मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदानों ने इसको बनाया है। तो टोटल 118 एलिमेंट्स, 92 इसमें नेचुरल है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, और 26 इसमें आर्टिफिशियल है जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया है, जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया है। अभी यहाँ पर हम जिक्र करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिक्र हम करेंगे। लिविंग, चूँकि ये बायोलॉजी है और यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो हम भी मैटर, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये मैटर है, यानी वो जगह भी घेर लेते हैं, वज़न भी रखते हैं। तो जब ये मैटर है तो इसका मतलब ये कि ये भी एटम से बने हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम भी एटम से बने हैं। जब हम एटम से बने हैं तो हमारी एटमों भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जब यहाँ पर हमने जिक्र किया कि एटम, सेम एटम्स कंबाइन होकर एलिमेंट्स बना लेते हैं, क्या हमारी बॉडी में ऐसा होता है? जी बिल्कुल, हमारी बॉडी में भी सेम एटम्स कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा, फिर टोटल तो 118 एलिमेंट्स है। हमारी बॉडी कितने एलिमेंट से बने हैं? क्या ये सारे एलिमेंट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी 16 एलिमेंट से बनी है, 16 मुख्तलिफ एलिमेंट्स। और इन 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायो में हम, बायो का मतलब है लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एलिमेंट तो VCB, जब सेम एलिमेंट एटम्स कंबाइन होते हैं एलिमेंट बना लेता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स 16 डिफरेंट एलिमेंट से बनती हैं, और इन 16 एलिमेंट को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। यही 16 एलिमेंट्स, यानी हमारी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट से बनी है। टोटल 118 एलिमेंट्स है, लेकिन इन 118 में हमारी बॉडी में सिर्फ 16 एलिमेंट्स है, बाकी 102 एलिमेंट हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते।
अच्छा, इस 116 ये जो सिर्फ 16 एलिमेंट है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बायोलॉजी में। यानी इसे इसमें 6 एक साइड पर हम रखते हैं और इसमें से ये 10 हम दूसरे साइड पर रखते हैं। यानी इसमें से ये 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि दीज 6 एलिमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन 6 एलिमेंट से हमारी बॉडी यानी 99% बॉडी बनती है। इन 6 एलिमेंट से 99% बॉडी बनती है और बाकी जो 10 है ये लेस इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं लिखता हूं लफ्ज लेस इंपॉर्टेंट। यानी लेस इंपॉर्टेंट का मतलब ये कि ये भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं लेकिन कम मिकदार में। यानी कितने, तकरीबन हमारी बॉडी 1% बॉडी इन 10 एलिमेंट से बनी है। अभी सवाल ये है कि टोटल 118 एलिमेंट्स है, इसमें से 16 तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 10 लेस इंपॉर्टेंट है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी 99% बॉडी इस 6 एलिमेंट से बनी है और बाकी 1% बॉडी इन 10 एलिमेंट से बनी है। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ये कौन कौन से हैं और ये लेस इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इधर मैं सिंपल एक जुमला लिखता हूं उस जुमले के फॉर्म में, के पोंग। ये लफ्ज जरा याद रखें अपने साथ, के पोंग। यहां पर Ca इसका मतलब है कैल्शियम, P के मानी है फास्फोरस, O के मानी है ऑक्सीजन, N के मतलब है नाइट्रोजन, C का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये 6 एलिमेंट्स, ये कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे हमारी 99% बॉडी बनती है। और इसके अलावा 10 एलिमेंट्स जिसकी से हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 1% बनती है, उसके कुछ ये वो एलिमेंट्स ये है। सबसे पहले के यानी पोटाशियम, फिर इसके बाद S यानी सल्फर, फिर इसके बाद Cl क्लोरीन, फिर इसके बाद सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद आयरन, इसके बाद कॉपर Cu कॉपर, Mn मैंगनीज, Zn जिंक और I हमारे पास आयोडीन। तो ये पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये वो 10 लेस इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 1% बनती है। अच्छा, तो पहला लेवल कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा लेवल है हमारे पास लेवल 2 मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल पहले लेवल में हमने एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल का जिक्र किया और हमने ये भी कहा कि यही सेम एटम्स कंबाइन होकर एलिमेंट बना लेते हैं। अभी ये एलिमेंट कंबाइन होकर फिर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। यानी सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर ये H2 बना लेता है। अभी ये H2 ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, इसके साथ एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर यानी दो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, इससे भी एक मॉलिक्यूल्स बन गया। तो मतलब ये कि यही एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनते हैं मॉलिक्यूल, उससे बनते हैं मॉलिक्यूल्स। और यही मॉलिक्यूल्स जब दोबारा फिर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स इन टर्न कंबाइंस दे फॉर्म कंपाउंड्स।
दे फॉर्म कंपाउंड्स। यही मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनते हैं कंपाउंड्स। अभी ये भी एक मॉलिक्यूल, ये कार्बन CO2 ये भी एक मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनते हैं कंपाउंड्स। याद रखिए, जब बायो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएं, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बायो एलिमेंट है, यहाँ पर दूसरा बायो एलिमेंट है। बायो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे बनते हैं बायो मॉलिक्यूल। इससे बनते हैं बायो मॉलिक्यूल। बायो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, 16 एलिमेंट्स है, यही अगर आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनते हैं बायो मॉलिक्यूल। और बायो मॉलिक्यूल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, एक को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। इसकी हम डिवीजन करते हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और एक को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क है। माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो के माने स्मॉल, मॉलिक्यूल तो वैसे भी जिक्र किया हमने। माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइनो एसिड, इसके अलावा अमाइनो एसिड के अलावा वाटर मॉलिक्यूल यानी वाटर, और वाटर के अलावा फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। मतलब ये कि अगर हम सिर्फ एक यूनिट ले तो उस यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। और अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल ले जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो तो तब उसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल बुक में भी उन्होंने एग्जांपल दिए हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अलावा हमारे पास लिपिड्स, लिपिड्स के अलावा हमारे पास स्टार्च। तो ये बहुत ज़्यादा मैक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल तो इससे बनते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी अगर मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट कम हो तो माइक्रो मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, मॉलिक्यूलर वेट हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर ये इसको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल इसको हम कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो इससे बनता है मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी एलिमेंट्स कंबाइन हुई हैं, यहाँ भी बना है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनता है कंपाउंड्स। लेकिन याद रखिए मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर हम सिर्फ बायो एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे। एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन यहाँ पर हम जिक्र करेंगे सिर्फ बायो एलिमेंट्स और बायो मॉलिक्यूल्स। तो जब बायो एलिमेंट्स, यही 16 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनते हैं बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल्स के फिर दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो वो माइक्रो मॉलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। इसकी भी एग्जांपल इधर मैंने मेंशन किए, इसकी भी एग्जांपल मैंने मेंशन किए। अभी ये कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। कंपाउंड्स के फिर दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका ज़िक्र शायद आप केमिस्ट्री में भी कर चुके होंगे, बायोलॉजी में भी हम इसका ज़िक्र कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो अभी तक आपके लेवल तक इसका डिफिनीशन हम ये करेंगे, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके अलावा जितनी भी कंपाउंड है सबको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आर कंपाउंड्स के फर्दर दो टाइप्स। अभी इसके बाद ये लेवल 2 कंप्लीट हो गया, हमारे पास कंपाउंड्स बन गए। कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी लेवल नंबर 3 हम कर रहे हैं। लेवल नंबर 3 में हमारे पास है ऑर्गेनील्स। लेवल नंबर 3 में हमारे पास है ऑर्गेनील्स। ये टॉपिक ज़रा लेंथी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेवल 3 में हमारे पास ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील्स क्या है? यही ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही जो लेवल 2 में हम जिसका जिक्र हमने किया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड
आपस में कंबाइन होकर इससे बनता है ऑर्गेनील। और ऑर्गेनील का एग्जाम्पल क्या है? ऑर्गेनील का एग्जाम्पल सबसे कॉमन ऑर्गेनील हमारी सेल में इसका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमारी सेल में एक और ऑर्गेनील जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के अलावा एक और ऑर्गेनील जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम के अलावा राइबोसोम्स, इसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनील्स। तो लेवल 3 में हमने बात की ऑर्गेनील्स की। और ऑर्गेनील्स क्या है? व्हेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गेनील्स, और ऑर्गेनील्स के ये एक एग्जाम्पल। फिर इसके बाद लेवल नंबर 4 का हम जिक्र करेंगे। लेवल 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल नंबर 4 तक हम पहुंच गए, और लेवल नंबर 4 में हमारे पास है सेल्स। तो व्हाट इज अ सेल? काफ़ी अहम डिफिनीशन और काफ़ी अहम टर्म बायोलॉजी बुक में सबसे इम्पोर्टेंट लफ्ज़ यही है, व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है? इस एतबार से अगर हम करेंगे, ये ऑर्गेनील्स यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इधर मैं लिखूंगा कि ऑर्गेनील्स, डिफरेंट ऑर्गेनील्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ सेल। यानी इन ऑर्गेनील से फिर क्या बनता है? इन ऑर्गेनील से फिर बनता है सेल। और व्हाट इज सेल? सेल ये वो टर्म, ये सेल क्या है? सेल के बारे में कुछ जुमले जो मैथियस शिल्डियन और थियोडर शिवान ने पेश की थी। सेल थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट इसका ये है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी सेल है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, तकरीबन 2 मिलियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और यही 2 मिलियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी बेसिक यूनिट सेल है। यानी सेल इज़ द बेसिक, यहाँ पर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of all living organism। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ये सेल है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यही सेल कितने सेल्स कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इसका सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट था कि यानी पहला पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यही ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बनते हैं, लेकिन सेल एक सेल भी हो सकता है और ये मेनी सेल्स भी हो सकते हैं। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर एक सेल ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा सेलों से बने, मेनी सेल से बने, तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद ये न्यू सेल कहाँ से आते हैं? तो न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या? यानी एक सेल है, ये एक सेल, और ये चैप्टर नंबर 5 में हम इसका जिक्र करेंगे। यही सेल डिवाइड होकर इससे 2 सेल्स बनते हैं, फिर यही एक सेल, इसकी डिवीजन, इससे मज़ीद 2, इससे भी मज़ीद, तो एक सेल डिवाइड होता है और इससे मज़ीद 2 सेल्स बनते हैं, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। तो न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यही एक सेल डिवाइड होकर नेक्स्ट यानी 2 सेल्स बना लेते हैं। इस टर्म का मतलब यही हुआ। तो ये लेवल नंबर 4 सेल। और सेल किस चीज़ से बनता है? ऑर्गेनील्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म सेल्स। और सेल क्या है? सेल, पहली बात तो ये कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात ये कि ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो एक सेल से बनते हैं या एक से ज़्यादा सेल से बनेंगे। और तीसरी बात ये कि सेल्स, न्यू सेल्स कम अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये लेवल नंबर 4। लेवल नंबर 4 तो हो गया। अभी लेवल नंबर 5 में हम बात करेंगे टिश्यूज़ की। याद रखिए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गई, बस एक सेल पूरा हो गया, बस उसकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गई। अभी सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसका ऑर्गेनाइजेशन रहता है अभी। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यही सेल्स
कंबाइन होते हैं। यही सेल्स कंबाइन होकर, जब सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं मेनी सेल्स, ये बना लेता है टिश्यू, ये बना लेता है टिश्यू। लेकिन याद रखिए टिश्यू के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल टिश्यू, एक को हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यू। एक है हमारे पास सिंपल टिश्यू और एक है हमारे पास कंपाउंड टिश्यू। तो सिंपल और कंपाउंड टिश्यू में क्या फ़र्क है? सिंपल टिश्यू वो टिश्यू जिसमें सेम सेल्स कंबाइन होते हैं, सेम सेल्स कंबाइन होकर सिंपल टिश्यू बना लेता है, जबकि कंपाउंड टिश्यू में डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन होकर, व्हेन डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड टिश्यू। सिंपल से टिश्यू का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मीजोफिल टिश्यू, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स, और कंपाउंड टिश्यू में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम, ये चैप्टर नंबर 4 में इसका जिक्र आएगा। तो मतलब ये कि टिश्यूज़ के दो टाइप्स, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू। ये सेल्स जो हम कहते हैं कि सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना लेते हैं, ये सेल्स सेम सेल्स भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। कभी कभार सेम सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना लेता है, कभी कभार डिफरेंट सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना लेता है। तो सेल्स कंबाइन होते हैं, इससे बनता है टिश्यूज़, और हमारी बॉडी में मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में यानी ये टिश्यूज़ मुख्तलिफ फंक्शंस देते हैं। ये था लेवल नंबर 5। फिर इसके बाद लेवल 6 है हमारे पास ऑर्गन्स। लेवल नंबर 6 है हमारे पास ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि ये टिश्यूज़ फिर कंबाइन होकर इससे ऑर्गन्स बनते हैं। ये मुख्तलिफ टिश्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जिक्र करें हमारी टंग की, तो ये इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ कंबाइन हुए हैं। अगर हम नोज़ की बात करें तो इसमें भी यानी ये भी हमारे ऑर्गन्स है, ये भी हमारे ऑर्गन्स है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ कंबाइन हुए हैं, इससे यही ऑर्गन्स बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा हमारी जो माउथ है, इसके अलावा हमारे जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अलावा ये मैं ऑर्गन्स की मिसालें दे रहा हूँ, टंग, ये माउथ, नोज़, फेरिंग्स, लेरिंग्स, असोफेगस, इसके अलावा हमारी स्टमक, इसके अलावा हमारी हार्ट, इसके अलावा हमारी जो ब्लड है, ये इसके अलावा सॉरी ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू में आता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अलावा हमारी आई, हमारी ईयर्स, ये सब ऑर्गन्स है। ये सब क्या है? ये इसके अलावा किडनीज़ के अलावा ये लेवर और बहुत सारे, ये पेनक्रियाज, ये गॉल ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स है। तो ये ही ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज़ से। मतलब ये कि टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन्स बना लेते हैं, और ऑर्गन्स के ये एग्जाम्पल हमारे पास आ गए। फिर इसके बाद लेवल 7 हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। लेवल 7 हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम या लेवल 7 क्या है या ऑर्गन सिस्टम क्या है? तो इसका मतलब ये कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक ख़ास फंक्शन देते हैं, तब इसको हम ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारी माउथ के साथ हमारा एसोफेगस के साथ हमारा स्टमक। ये ऑर्गन्स आप डिटेल से पढ़ेंगे आगे। एसोफेगस खुराकी नाली, स्टमक मैदा, फिर इसके बाद इंटेस्टाइन में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद हम रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। तो ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? ये बना लेता है सिस्टम। और उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या है? उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक सिस्टम बना लेते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट, दिल, इसके अलावा जो ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स, ये कंबाइन होकर क्या बना लेता है? ये बना लेता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या? यानी ये वो सिस्टम जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर लेता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे किडनीज़ के अलावा हमारी यूरेटर के अलावा यूरिनरी
ब्लेडर, ये आर्गन्स कंफ्यूज ना हो, ये आगे आ रहे हैं सब कुछ डिटेल के साथ, तो सिर्फ नाम सुन ली इधर। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, यही आर्गन्स कंबाइन होकर, ये 4 आर्गन्स कंबाइन होकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना लेता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो मतलब ये था कि मुख्तलिफ आर्गन्स कंबाइन होकर सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। यानी यहाँ पर यही आर्गन्स कंबाइन होकर डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर यही आर्गन्स कंबाइन होकर सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ पर यही आर्गन्स कंबाइन होकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना लेते हैं। ये था लेवल 7। इसके बाद आखिरी लेवल 8, लेवल नंबर 8, जिसमें हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म, यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म इधर कंबाइन होता है। फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम इंसान की बात कर ले तो इंसान में एक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सिस्टम जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन का, फिर इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाल लेते हैं। इसके अलावा नर्व सिस्टम जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म, इसके अलावा भी और सारे सिस्टम, तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स कंबाइन होकर फिर क्या बना लेता है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और ऑर्गेनिजम्स के भी हमारे पास एग्जांपल, जिस तरह इंसान एक ऑर्गेनिज्म है, इंसान के अलावा फॉर एग्जांपल डॉग एक ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा फॉर एग्जांपल पिजन एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल कैट एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ब्रसी का प्लांट ये एक ऑर्गेनिज्म, हमारे पास वीट प्लांट ये एक ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास मेज़ ये एक ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम बात कर रहे थे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट हमने लिया था मैटर से, यानी एक एटम से ऑर्गेनिज्म तक, ये सारा का सारा किस्सा हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह देखकर अच्छी तरह तैयार करेंगे। थैंक यू।